दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GR एग्री जोन पर, जिस पर हम जो है 2-3 दिनों से वीडियो नहीं छाड़ पाए हैं दीपावली के कारण। अब आपके पास जो है निरंतर रूप से वीडियो आने लगेगा। तो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे भूपृष्ठकरण के प्रकार के बारे में। तो हम भूपृष्ठकरण के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो 1 नंबर पर आता है हमारा प्राथमिक भूपृष्ठकरण। 1 नंबर पर आता है प्राथमिक भूपृष्ठकरण। प्राथमिक भूपृष्ठकरण जो है 1 नंबर पे रहता है हमारा प्राथमिक भूपृष्ठकरण, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होता है प्राथमिक भूपृष्ठकरण, किसे कहते हैं? तो प्राथमिक भूपृष्ठकरण होता है कि जब हम जो है कृषि क्रिया करते हैं कुछ मृदा में, उसकी गहराई जो है 15 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। यानी कि कृषि क्रिया 15 सेंटीमीटर से अधिक गहरी होनी चाहिए। जो प्रथम क्रिया होती है, प्रथम कृषि क्रिया जो होती है 15 सेंटीमीटर से अधिक गहरी होनी चाहिए। और उसके बाद में हम बात करें प्राथमिक भूपृष्ठकरण में, तो यह जो है फसल की जो बुआई होती है उसे पहले किया जाता है। आफ्टर फ्रॉम सोइंग, जो सोइंग करते हैं, हम बुआई करते हैं, उससे पहले किया जाता है। यानी कि सोइंग यानी कि बुआई से जो है पहले किया जाता है प्राथमिक भूपृष्ठकरण। ये इसकी खास बात होती है। उसके बाद में हम बात करें, यह मृदा की कठोर सतह को तोड़ता है। कठोर परत जो होती है मृदा के ऊपर, इसको तोड़ता है। कठोर जो परत होती है इसको तोड़ता है, यानी कि कठोर परत को तोड़ देता है यह मृदा के ऊपर, जिससे कि अगली जो बुआई करते हैं हम 2-3 बुआई के बाद जो है 2-3 कृषि क्रिया के बाद हम बुआई करते हैं किसी बीज की। तो पहली यह होती है कृषि क्रिया जिससे कि कठोर परत टूट जाती है, जिससे अगली जो कृषि क्रिया आसान हो जाती है। इसके बाद हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की, तो इसके मुख्य उद्देश्य होती है वो होता रहता है जुताई या फिर सब सॉइलिंग एवं मृदा को खोलना। सब सॉइलिंग यानी सब सॉइलिंग मैंने आपको बता रखा है। सब सॉइलिंग उसे कहते हैं जब हम द्वितीय कृषि क्रिया करता है तब उन जुताई व सब सॉइलिंग के कहलाता है। दूसरी कृषि क्रिया या तीसरी कृषि क्रिया बाद में जो करते हैं, प्रथम के बाद में से सब सॉइलिंग करते हैं कहते हैं। तो जुताई व सब सॉइलिंग के लिए यह मृदा को खोल देता है, यानी ढीली बना देता है, जिससे कि जो है अन्य कृषि क्रियाएँ करने आसान हो जाती है। उसके हम बात करें यंत्र कौन कौन से आते हैं प्राथमिक भूपृष्ठकरण के। तो प्राथमिक भूपृष्ठकरण के जो यंत्र रहते हैं वो आते हैं, यंत्र की बात करें हम, हेडिंग लगा लेते हैं पहले यंत्र, यानी कि इसमें कौन कौन से यंत्र जो है उन्हें प्राथमिक भूपृष्ठकरण में काम में लिया जाता है। तो इसमें पहला जो यंत्र रहता है देशी हल। पहला आता है देशी हल। देशी हल होता है वह प्राथमिक भूपृष्ठकरण में काम में लिया जाता है, यानी कि क्योंकि यह मृदा की कठोर सतह को तोड़ता है। जो ज़्यादा गहरा होगा वह प्राथमिक भूपृष्ठकरण यंत्र होगा। जो कुछ जो अलग होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जो ज़्यादा गहराई में जाते हैं मृदा में वो प्राथमिक भूपृष्ठकरण यंत्र आते हैं। इसके बाद में हम बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर प्राथमिक भूपृष्ठकरण यंत्र होता है एमबी प्लाऊ। एमबी प्लाऊ यानी कि प्लाऊ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप हिंदी के अंदर। एमबी प्लाऊ का फुल फॉर्म होता है मोड बोर्ड प्लाऊ। मोड बोर्ड प्लाऊ इसकी फुल फॉर्म होती है। यह प्लाऊ भी क्या होता है कि जो है मृदा में गहरी सतह तक चला जाता है और मृदा की कठोर परत को तोड़ता है, इसलिए यह भी प्राथमिक भूपृष्ठकरण यंत्र में शामिल हो जाता है। उसके बाद में 3 नंबर बात करें चिजेल प्लाऊ। चिजेल प्लाऊ। उसके बाद में बात करें कंट्री प्लाऊ। कंट्री प्लाऊ यह भी प्राथमिक भूपृष्ठकरण यंत्र है। उसके बाद में 5 नंबर पर बात करते हैं डिस्क प्लाऊ। यह डिस्क प्लाऊ वो होता है, इसमें डिस्क लगी होती है गोल गोल, जिसे हम तोय के नाम से भी जानते हैं। और ये होता है मोड बोर्ड प्लाऊ, जो कि साधारण प्लाऊ होता है ऐसे, वो होता है मोड बोर्ड प्लाऊ यानी कि एमबी प्लाऊ। उसके बाद में बात करें द्वितीयक भूपृष्ठकरण की। द्वितीयक भूपृष्ठकरण जो है हमारा दूसरा प्रकार रहता है। दूसरा प्रकार आता है द्वितीयक भूपृष्ठकरण। द्वितीयक भूपृष्ठकरण ये हमारा अगला प्रकार रहता है। द्वितीयक भूपृष्ठकरण इसमें क्या होता है हम बात करेंगे।
तो इसमें हम चर्चा करें द्वितीयक भूपृष्ठकरण की। ये प्राथमिक भूपृष्ठकरण के बाद किया जाता है, आफ्टर प्राइमरी टिलेज। इसमें जो हमने एक नाम लिखा था कि जो ये आफ्टर फ्रॉम सोइंग, ये नाम गलत हो जाएगा, आपके यहाँ पे हो जाएगा बिफोर फ्रॉम सोइंग, यानी कि बुआई से पहले किया जाता है। उसके बाद में बात करें द्वितीयक भूपृष्ठकरण की, ये 15 सेंटीमीटर से कम गहराई पर किया जाता है, यानी कि जो गहराई होती है 15 सेंटीमीटर से कम रहती है, यानी उसमें तो इसका मतलब था 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी, और इसमें इस चिन्ह का मतलब है 15 सेंटीमीटर से कम गहरी। यंत्र देखें, इसके जो यंत्र होते हैं, यंत्र ये रहते हैं, पहला हेरो, 2 नंबर पे आता है इसके अंदर कल्टीवेटर, कल्टीवेटर 3 नंबर पे इस पे आ जाता है हमारे वो खुरपी, कुदाली, फावड़ा। ये जो होते हैं सभी के सभी, खुरपी, कुदाली, फावड़ा, अगर हम इनके द्वारा कृषि क्रिया कर रहे हैं तो ये द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंदर आता है। इसके अलावा एक आता है हो, ये कृषि यंत्र होता है, और जो भी होते हैं सभी द्वितीयक भूपृष्ठकरण में आते हैं। एक आपको याद रखना है रिज मेकर। ये रिज मेकर क्या होता है, तो ये रिज मेकर होता है, रिज बोलते हैं मेड़ को, मेड़ बनाने वाला, जिस पर मेड़ पे क्या लगता है, तो मेड़ पे आलू लगाए जाते हैं, उसके लिए रिज मेकर से पहले जो है रिज यानी कि मेड़ बनाई जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर आलू लगाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें मुख्य उद्देश्य क्या होता है द्वितीयक भूपृष्ठकरण का। द्वितीयक भूपृष्ठकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उद्देश्य वो होता है खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। उसके बाद में पपड़ी तोड़ना। ये पपड़ी कैसे तोड़ते हैं, तो ये पपड़ी आप ऐसे नहीं कि वो वाली पपड़ी तोड़ लेते हैं, खाने वाली पपड़ी, ये नहीं है वो, ये होती है लवणीय मृदा के ऊपर जो परत जम जाती है उसे पपड़ी कहा गया। ये मृदा है, उसके ऊपर जो है ऐसे लवणों की परत जम जाती है, ऐसे लवणों की, तो उसको जो तोड़ते हैं उसको हम किसके द्वारा तोड़ सकते हैं, खुरपी, फावड़ा, कुदाली, इनके द्वारा तोड़ते हैं। तो ये तो हो गए द्वितीयक भूपृष्ठकरण के यंत्र। तो ये द्वितीयक भूपृष्ठकरण का जो है उद्देश्य भी इसी में आ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीयक भूपृष्ठकरण के उद्देश्य में। एक आता है वायु संचार बढ़ाना, वायु संचार बढ़ता है, वायु संचार, यानी कि अगर मृदा में, ये मृदा है, इसके अंदर हवा कम जा रही थी, हमने ऊपर से पपड़ी तोड़ दी या कुछ अन्य कृषि क्रियाएं कर दी, जिससे कि मृदा के अंदर जो है हवा का प्रवेश ज़्यादा हो जाएगा, यानी वायु संचार बढ़ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण आते हैं इसके, मेनली पहला उदाहरण आता है फसल की बुआई करना, यानी कि सोइंग ऑफ क्रॉप। 2 नंबर पे आता है पाटा लगाना, यानी मृदा को समतल करना, समतल करते हैं ना, वो आता है 2 नंबर में, मृदा को समतल करना या पाटा लगाना, पाटा लगाना। ये इसके जो है मुख्य उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, इसके उदाहरण के बाद में बात करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं भूपृष्ठकरण के आधुनिक उदाहरण है, जो कि मैंने लास्ट में आपको हेडिंग लगा कर छोड़ दी थी। तो पहले हम इसके अलग अलग प्रकार है, तो हम कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। तो इसका पहला यानी कि ए नंबर पे प्रकार आता है साफ भूपृष्ठकरण। साफ भूपृष्ठकरण यानी ये 12th में जो है नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको
अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेट CUT इनके लिए अलग से जो है क्लासें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर सुपरवाइज़र का भी पेपर देते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं सब भूपृष्ठकरण की, यानी क्लीन टिलेज क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे अभी इसके बारे में। तो क्लीन टिलेज किसे कहते हैं? क्लीन टिलेज कहते हैं कि साफ भूपृष्ठकरण खेत को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है, यानी सभी फसलों के अवशेष को हटा दिया जाता है। यानी कि खेत को पूर्णतः साफ करना, यानी कि खेत में जो अब अवशेष रहते हैं, यानी कि जब हम ये फसल खड़ी है इसकी जब हम कटाई कर लेते हैं, ये फसल ज़मीन पर है, जब हम इसकी कटाई करते हैं तो हम ऊपर से कटाई करते हैं, यानी कि जो है पूर्णतः नीचे से कटाई नहीं की जाती है। इस फसल की जो है कुछ अवशेष बच जाते हैं, जैसे इस तरह मान लो कुछ अवशेष बच गए इस फसल के, तो इन फसलों को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है इस भूपृष्ठकरण के द्वारा, साफ भूपृष्ठकरण कहलाता है। तो ये क्यों किया जाता है? अवशेष नष्ट करता है, अवशेष नष्ट करना, यानी कि खेत को साफ कर दिया जाता है, तभी तो इसको जो है साफ भूपृष्ठकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात करें कि ऐसा क्यों किया जाता है साफ भूपृष्ठकरण, यानी कि खेत को साफ क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है कीट व रोग नियंत्रण। कीट व रोग नियंत्रण कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में मिट्टी का कटाव बढ़ाता है, यानी कि इससे मिट्टी जो है ये इसकी हानि हो जाएगी कि मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव वो बढ़ जाता है, ये इसकी हानि हो जाती है। अब कीट व रोग का नियंत्रण कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जैसे आपकी ये खेत है, इसके ऊपर कुछ फसल के अवशेष पड़े हैं, इस तरह कुछ भी फसल के अवशेष पड़े हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोड आएगा, और प्रोड जो है यहाँ पे आके जो है अंडे दे देगा, जिससे क्या होगा इस फसल के अंदर जो है आपके लार्वा यानी कि कीट या अंडे जो है उससे वापस प्रोड, जिससे कि खेत में कीटों की संख्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपके खेत में जो है कीटों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो कीट जो है आपको नियंत्रण करने के लिए खेत को साफ कर दोगे। अगर आप ये सारा का सारा जो है अगर हटा दिया जाए अवशेष, तब क्या होगा, कीट की संख्या जो नियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोड होते हैं ये अपने अंडे नहीं दे पाएंगे और इनके अंडों की संख्या और इनकी संख्या जो है अपने आप की कम हो जाएगी, जिससे कि कीट व रोग का नियंत्रण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।